जो बच्चे होते हैं स्कूल्स में होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके पेरेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि यूएस में आपका एक्सपीरियंस है, तो आप ऐसा क्या देखती हैं यूएस में जो इंडिया में होना चाहिए? कैसे समझेंगे कि हमें एंजाइटी हो रही है या फिर हम डिप्रेशन के शिकार हैं? आप ये हार्मोन्स कैसे बढ़ाएं? क्योंकि हमें कब पता चलेगा कि हमें साइकोलॉजिस्ट कब दिखाना चाहिए? एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकियाट्रिस्ट में डिफरेंस क्या है? जैसे स्लीप पैरालिसिस है, इसका दिमाग से क्या कनेक्शन है? तो वो जब रात को उठी एकदम से उसके हाथ पैर फ्रीज हो गए। हमें किसके पास जाना चाहिए? न्यूरोलॉजिस्ट या फिर थेरेपिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट? तो जो ओवरथिंक करते हैं फिर उनको ऐसा क्या करना चाहिए? पैनिक अटैक्स क्या होता है और इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो व्हाट इज स्माइलिंग डिप्रेशन की ओसीडी क्या है? आजकल इन्फेंट के रेप जो केसेस आते हैं, छोटी छोटी जो 9 महीने की 8 महीने की, ऐसे कोई केसेस आपके पास आए हैं मतलब अलग से, या फिर ऐसे केस स्टडीज को आप कैसे देखते हैं? पेशेंट आया, उसको अपनी बहन से ही सेक्स थॉट आया, वो इतना गिल्ट में था, उसके बाद से फिर वो डिप्रेशन में चला गया। आज की जनरेशन में हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ हमारी ज्यादा फ्लक्चुएटेड हो गया? एक जेंजी क्वेश्चन कि ये मॉमी इश्यूज और डैडी इश्यूज क्या होते हैं? हेलो, मैं हूं अनुश्री और सच सिर्फ साइंस एपिसोड में आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ये हमारे मेंटल हेल्थ को लेकर है और इस पे बहुत सारे सवाल होते हैं। लाइटली लेते लोग इसको लेकर, बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारे दिमाग को लेकर है बॉस। इसीलिए आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट है, तो उनसे ही सारे सवालों के जवाब जानेंगे, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो पैनिक अटैक्स हो, चाहे वो जिस तरीके से बच्चों में आजकल डिप्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं, ये सब पूछेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 में, सुमित ग्रोवर। Thank you, Jay. Thank you very much. It's my pleasure to be here. थैंक यू सो मच, सेम हियर। मैंने अपनी एजुकेशन जो साइकोलॉजी में की थी पहले, वो मैंने चंडीगढ़ से, पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अपनी डॉक्टरेट कंटिन्यू की थी यूके में, लंदन में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी में। तो आई वाज वर्किंग देयर। मैं काफी देर, मैंने 10 साल मैंने यूके में काम किया, और यूके में काम करने के बाद एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं फिर अमेरिका में मूव हो गई, न्यूयॉर्क स्टेट में। तो मेरे पास न्यूयॉर्क स्टेट का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है, और मैं पिछले 14 साल से अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस और अपना ग्रुप चला रही हूँ, ग्लोबल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन। कैसे समझेंगे कि हमें एंजाइटी हो रही है या फिर हम डिप्रेशन के शिकार हैं? एंजाइटी की जब आप बात करते हैं और डिप्रेशन की करते हैं, व्हाट इज एंजाइटी? एंजाइटी इज फियर ऑफ वर्स्ट हैपनिंग, कि तुम सोचने लग जाते हो, बैठे बैठे ओवरथिंक करने लग जाते हो कि मेरे साथ अगर मैं ऐसे करूंगी तो ऐसा होगा, अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मैं तो फेल हो जाऊंगी, और अगर तो मेरे को ये भूल गया, मेरी तो मेमोरी ब्लैंक हो गई है। तुम नेगेटिव सोचे जा रहे हो, इतना ज्यादा नेगेटिविटी में आ जाते हो कि तुम्हें फिजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं एंजाइटी के, और तुम पैनिक करने शुरू हो जाते हो। डिप्रेशन क्या होता है? नो होप फॉर द फ्यूचर, कि जब तुम होप लूज कर जाते हो फ्यूचर पे, उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। फिजिकल सिम्टम्स से पता चलता है, जब एंजाइटी होती है उसके बड़े कॉमन फिजिकल सिम्टम्स हैं कि फेस फ्लश, की फेस रेड होना शुरू हो जाता है, शेकीनेस होनी शुरू हो जाती है, फीलिंग ऑफ चोकिंग होती है, थोड़ी सी हार्ट पैल्पिटेशन, ब्रीदिंग, हाइपर वेंटिलेशन, दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। और अब आप देखिए ना, एक ही दिमाग है, एक ही ब्रेन है, उसी ब्रेन में हमारे कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जो हम हमारे आईक्यूज, जो वही ब्रेन में वायर्स हैं, मेमोरी की और जो लर्निंग की वही वायर्स हैं, उसी ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो किक इन होते हैं तो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है। तो जैसे इमोशंस हाई होते हैं, एंजाइटी या इमोशंस हाई होता है, तो ब्रेन फॉगी हो जाता है, कॉग्निटिव स्किल्स चलने बंद हो जाते हैं, राइट? तो उसको हम कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही इसने पढ़ना छोड़ दिया है, इसने तो बिल्कुल ही सोचना शुरू बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि इमोशंस हाइट पे है। अब इमोशंस को लो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो मेडिकेशन करनी पड़ेगी, या कामिंग स्किल्स, रिलैक्सेशन स्किल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कितनी कंट्रीज हैं इस दुनिया में, लाइक देयर आर कंट्रीज लाइक जापान एंड सिंगापुर, एंड देयर आर सो मेनी कंट्रीज जहाँ पे बच्चा 9-10 साल का होता है और उसको एंजाइटी की, ताकि एंजाइटी ना हो, उस डायरेक्शन में डाला जाता है। आप देखो कि व्हाट दे स्टार्ट डूइंग विद इट, कि उनको मेडिटेशन सिखाई जाती है। इवन दे स्टार्ट लाइक Japanese, they start at the age of 9 or 10.
राइट। फिर उनको ग्रीन टी, कामिंग स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, राइट। फिर देन मसाज थेरेपी, राइट। वी आउट हियर हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन के लिए हम अपनी 5 सेंसेस यूज करते हैं एंजाइटी को कोप करने के लिए। ओके, द फर्स्ट सेंस इज सीइंग, जैसे कि अब आपके बैकग्राउंड पे वो ब्लू और पिंक जो कलर है बड़ा सूदिंग लग रहा है मुझे वो कलर, राइट। तो विजुअल जो सेंसेशन है, हम लेवेंडर, पर्पल कलर और सूदिंग कलर्स को देखने से बंदा वैसे एंजाइटी जो बच्चा है वो काम डाउन हो जाएगा, राइट। दूसरी सेंसेशन है द टेस्ट, राइट। व्हेन वी ड्रिंक सम स्ट्रेस रिलीफ टी, राइट, वो it helps. Then the other one is tactile. Like tactile is ki bhai massage therapy and little bit of rubbing with your fragrance cream, right. ऑल्फैक्टरी सबसे ज्यादा वर्क करती है, क्योंकि जैसे तुम एंशियस हो, एंजाइटी का तुम्हें अटैक होने वाला है, अगर तुम कोई कैंडल स्मेल कर लोगे, या काफी पेशेंट्स बच्चे यहाँ पे तो कलोन या हाथ पे लगा के जाते हैं, एंड व्हेन यू स्मेल दैट, राइट, उसको तो वो उससे डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, एंजाइटी अटैक से तुम बच जाते हो। और मोर ओवर इंडिया इज द ओरिजिन ऑफ योगा, राइट। योगा क्या होता है? योगा एंड मेडिटेशन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, माइंडफुलनेस स्किल्स, राइट। आज की डेट में माइंडफुलनेस स्किल्स की साइकोलॉजी का जमाना है। माइंडफुलनेस स्किल्स इन्वेंट हुए थे बाय मार्शा ब्रिनहैम सिएटल में, राइट। वो सारे वर्ल्ड में स्प्रेड कर गए हैं। बीइंग माइंडफुल कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। और योगा क्या होता है? योगा खाली एक्सरसाइज नहीं है, योगा है कि आसन को पूरी तरीके से ठीक करना, राइट। किस तरीके से तुम, कैसे तुम्हारा पोस्चर है योगा में, तुम पूरी बॉडी की तरफ ध्यान दे रहे हो, फिर तुम अपनी ब्रीदिंग की तरफ ध्यान दे रहे हो, राइट। तो एक बड़ा ही अच्छा कोपिंग मैकेनिज्म है, एक बड़ा अच्छा कोपिंग स्किल है योगा एंड मेडिटेशन। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और मेरे पास बहुत सारे सवाल है आपसे पूछने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी पूछूंगी। जैसे मेरा एक सवाल है कि हमें कब पता चलेगा कि हमें साइकोलॉजिस्ट कब दिखाना चाहिए? दिस इज द टाइम दैट द मोमेंट बच्चा अगर आके कहे कि मम्मी या तुम खुद बीइंग एन अडल्ट तुम्हें हो कि नहीं, मैंने ना, मेरे को थोड़ी चेस्ट पेन हो रही है, या मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा, मेरे को तकलीफ हो रही है सांस की, या मेरे को लग रहा है कि मेरी हीट निकल रही है बॉडी से, राइट। दैट्स द टाइम कि एंजाइटी शुरू हो गई। अडल्ट्स के लिए भी है? Pardon? अडल्ट्स के लिए भी सेम सिम्टम्स, अडल्ट्स के लिए भी सेम सिम्टम्स है। अडल्ट्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो जाता है कि फीलिंग ऑफ चोकिंग थोड़ी होती है, टाइटनेस होनी शुरू हो जाती है। कई बार तुम एंजाइटी अटैक को हार्ट अटैक के साथ कंफ्यूज कर देते हो। कई बार चेस्ट पेन होती है और ब्रीदिंग नहीं होती तो लगता है ओ मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है, राइट। आप हार्ट अटैक वाले कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, कहते नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते कि नहीं, हार्ट का कोई इश्यू नहीं है, आपका सब कुछ नॉर्मल है, ये एंजाइटी अटैक था। ओके, तो एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकियाट्रिस्ट में डिफरेंस क्या है? दोनों का काम क्या है? डिफरेंस ये है कि जो एक साइकियाट्रिस्ट है, एमडी, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, वो मेडिकेशन लिखता है। जो एक्चुअल में जो ट्रीटमेंट है, जो थेरेपी का ट्रीटमेंट है, क्योंकि आप देखिए ना कि साइकोलॉजिकल इश्यू क्यों होता है कि जब तुम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जब अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं बता रहे, अपने आप में तुम घुटे घुटे रह रहे हो, तुम मतलब कि कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे कि तुम्हें चल क्या रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो काम साइकोलॉजिस्ट का है, दिमाग को डिग करके उसको प्लेट में लेके आना कि क्या बच्चा सोच रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब भी कोई साइकोलॉजिकल इशू होता है साइकेट्री, तो दो चीजें हैं यहाँ पे, मेडिकेशन और साइकोथेरेपी। पहले, ताकि साइकोथेरेपी ठीक वर्क करे, इमोशंस को हमें नीचे लाना पड़ता है। इमोशंस को और फिजिकल सिम्टम्स को कौन नीचे लेके आएगा? मेडिकेशन। तभी हम मेडिसिन शुरू करते हैं ताकि बच्चा या कोई भी इंसान साइकोथेरेपिस्ट के साथ एक थेरेप्यूटिक रिलेशन बना सके। वो कामली वहां बैठा हुआ है तभी वो बात करेगा ना, तभी सुनेगा। वो कामनेस क्या चीज लेके आएगी? मेडिसिन। तो पहले जब थेरेपी और ट्रीटमेंट शुरू होता है तो मेडिसिन फर्स्ट आती है, वो भागती है, राइट।
थेरेपी स्लो होती है। फिर टाइम आ जाता है कि जब थेरेपी मेडिसिन को बीट कर देती है, वो आगे चल जाती है और मेडिसिन जो है हम वो धीरे धीरे वीन ऑफ कर देते हैं। ओके सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ ट्रीटमेंट। ओके तो ये जो एंटी डिप्रेसेंट वाली दवाइयाँ होती है या फिर एंटी एग्जाइटी की जो मेडिसिन होती है, ये बहुत लोग कैरी करते हैं और लोग कहते हैं कि इसकी लत भी लग जाती है, दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बहुत लोग कहते हैं कि इसकी एडिक्शन हो जाती है, जब लोग ठीक हो जाते तो भी ये सब यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो इज दैट ट्रू? क्या इसका कोई और ऑप्शन है? सर्टेन मेडिसिन, कुछ मेडिसिन हैं जो एडिक्टिव होती हैं, बट अगर तुम अवेयरनेस है तुम्हें और अगर तुम कमिटेड हो कि नहीं कि मेरे को वीन ऑफ करनी है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, आई वांट टू वीन इट ऑफ, कि मैं नहीं इस पे डिपेंडेंट, ये तो सेल्फ कमिटमेंट की बात होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात होती है कि नहीं मेरे को अब मैं मेडिसिन के बिना गुजारा कर लूंगी या कर लूंगा। तो एडिक्शन कैन और एवरीथिंग इज एडिक्टिव, जस्ट निकोटीन इज एडिक्टिव, राइट? सिगरेट भी, स्मोकिंग इज एडिक्शन, वो तो तुम्हारे हाथ में है ना कि तुम कब इसको बंद करो, करेक्ट? जैसे स्लीप पैरालिसिस है, इसका दिमाग से क्या कनेक्शन है? द स्लीप पैरालिसिस, मैंने आपका ये क्वेश्चन पहले भी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। स्लीप पैरालिसिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक कि तुम उसको एकदम साइकेट्री के साथ तुम उसको लिंक करके तुम उसको बंद नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें न्यूरोलॉजी भी और न्यूरोसाइकोलॉजी भी और न्यूरोसाइकेट्री भी इन्वॉल्व है काफी, बिकॉज द रीजन कि अगर इंड्यूस्ड स्लीप, ओके कंप्लीट, अगर इंड्यूस्ड स्लीप पैरालिसिस है कि भाई तुम अवॉइडेंस की वजह से तुम ये कर रहे हो, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, राइट? एक लाइक स्पेसिफिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, कुछ अवॉइडेंस पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, कि जब तुमने डिसाइड कर लिया है कि भी नहीं मैं दुनिया के साथ डील नहीं करना चाहती या करना चाहता क्योंकि दुनिया मेरे को तकलीफ ही दे रही है, मैं अवॉइड कर रहा हूँ, अपने आप को तुमने एक कैप्सूल में डाल लिया, बंद कर लिया, तो देन यू आर ऑटोमेटिकली इंड्यूसिंग योरसेल्फ इनटू स्लीप पैरालिसिस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेरी wide physical and a neurological issue. Actually, it's more than psychology. I'm asking this because मेरी एक म्यूचुअल फ्रेंड थी, तो एक बार उसने मुझे बताया था कि वो सो रही थी रात को अचानक से और ऐसा उसके साथ 2-3 बार कंटिन्यू हुआ, देन शी वेंट टू अ थेरेपिस्ट। तो वो जब रात को उठी एकदम से उसके हाथ पैर फ्रीज हो गए और वो बस ऊपर देख रही थी, उसकी बस आंखें चल रही थी। तो देन शी वेंट टू अ थेरेपिस्ट एंड वो डिप्रेशन में थी थोड़ा बहुत, तो वो उसने ओवरकम कर लिया। तो इसीलिए मैंने पूछा कि क्या ऐसा कुछ होता है, तो हमें किसके पास जाना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट या फिर थेरेपिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट? दैट्स व्हाई जो आप बात कर रही हैं वो जो थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट पर गई होगी वो साइकोडायनेमिक मॉडल का साइकोथेरेपिस्ट होगा, क्योंकि जो पूरी कंप्लीट साइकोडायनेमिक साइकोलॉजी है वो अनकॉन्शियस, कॉन्शियस लेवल, सब कॉन्शियस लेवल की बात करती है। और जब हम स्लीप में होते हैं तो हम सब कॉन्शियस लेवल में होते हैं, लाइक अनकॉन्शियस नहीं। तो वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में, जैसे कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया या कुछ चीजें हैं जिनको तुमने ब्लॉक कर दिया कि जिनके बारे में तुम सोच नहीं रहे और तुम्हें पता भी नहीं है, होश भी नहीं, तो वो चीजें जो है वो थेरेपी के थ्रू वो बाहर आती हैं और उनको क्लोजर मिलता है, उससे बंदे का, बच्चे का और इंसान का, ह्यूमन बीइंग्स का ट्रीटमेंट। ओके, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे बहुत सारे लोग ओवरथिंक करते हैं, लाइक आई एम ओवरथिंकर, इज दिस अ बैड थिंग? यस इट इज, बिकॉज अगर तुम एक ही चीज को लेके हार्ट करोगे और ओवरथिंक करोगे, उससे क्या हो रहा है कि जो बाकी की चीजें हैं जिसमें तुम्हारा माइंडसेट चाहिए, है ना, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना आपने, राइट? अब जैसे कि आप किसी सिचुएशन में हैं और आप सोच रही हैं कुछ और या आप इवन फ्यूचर का सोच रही हैं, तो वो पॉइंट जो आपकी अटेंशन जहां पे चाहिए, डिस्ट्रैक्शन हो गया ना। एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि एक्सीडेंट्स क्या होते हैं कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो एक टाइम वो आ जाता है कि जब एक्सपर्ट होते हैं कि वो ऑटोमेटिक हमारे हाथ है और वो ब्रेक्स पे और वो चल रहा है, राइट? सोच हम कुछ और रहे हैं, राइट? और सडनली हमारी डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं या हिट हो जाती है, वो बिकॉज वी आर नॉट माइंडफुल,
We are not present in the moment. When you are overthinking, you are not present in the moment, तो जो which can ओवरथिंक cause you करते हैं, problem. तो जो ओवरथिंक करते हैं फिर उनको ऐसा क्या करना चाहिए, ओवरथिंक ना Calmness, करें? सूदिंग। सबसे पहले तो जो नेगेटिविटी है ना, जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, उसको थोड़ा सा चैलेंज करना पड़ता है। कि मैं क्वेश्चन पूछना पड़ता है अपने आप को, सेल्फ टॉक, कि भाई मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, इतनी नेगेटिव मैं कब से हो गई, मैं पहले तो ऐसी नहीं थी, मैं पहले तो ऐसा नहीं था, ये कहाँ से आ गई इतनी नेगेटिविटी। वो नेगेटिविटी यहाँ से आ गई कि तुम अपने आप ही कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, और नेगेटिव कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो। तुम ये भूल रहे हो कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, राइट। तुम एक ही साइड को देख के तुम उस पे नेगेटिव को तुम देख के तुम उस पे हार्ट कर रहे हो और एंजाइटी कॉज कर रहे हो। तुम दूसरा पहलू, दूसरा जो कॉइन का साइड है, उसको आप देख ही नहीं रहे, आप उसको परसीव ही नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इट्स अ बैलेंस, हर चीज के 50-50% चांसेस है। 50% चांसेस हैं कि आपको मेरी बातें पसंद आ रही होंगी, 50% चांसेस हैं आपको नहीं पसंद आ रही होंगी, 50% चांसेस है कि वो कल ये हो जाएगा, 50% चांसेस है कि कल वो नहीं होगा, राइट। हर चीज का 50% चांसेस होते हैं। बट अगर हम ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ ही चलना शुरू कर दें और कंक्लूसिव हो जाए कि भी नहीं ऐसा ही होगा और गलती होगा और मेरे साथ हमेशा गलती होता है, तो नेचुरली ओवरथिंक करने से आप अपने आप को एंजाइटी और डिप्रेशन दे रहे हो। क्या कोई ऐसे एक्सरसाइजेज है जिससे डिप्रेशन या एनजाइटी के टाइम में कुछ भी ऐसा कोई स्टेप है जिसको हम थोड़ा सा काम डाउन कर सके? श्योर, ऑफ कोर्स। पहले तो मैंने आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए सेंसेशनल टेक्निक्स बताई हैं, राइट, ओके। अब रिसेंट आज की डेट में माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, क्यूड रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं। कि द क्यूड रिलैक्सेशन टेक्निक्स आर कि अगर आप अपने आप को कामनेस लाना चाहते हैं तो आप कहीं बैठ के एक बड़ा हेल्दी सूदिंग म्यूजिक प्ले करके आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि दैट यू आर इन अ ब्यूटीफुल सिनेरियो, दैट यू आर इन समवेयर, कि कहीं आप किसी गार्डन में हैं, जापानीज गार्डन में हैं, कहीं फॉल्स में हैं और आप अकेले हैं वहां पे, और बहुत ज्यादा सूदिंग इफेक्ट है और सुंदरता है वहां, और बर्ड्स वहां पे चर्प कर रही हैं। तो यू हैव टू कॉज दैट सूदिंग इफेक्ट टू योरसेल्फ। इसको क्यूड इमेजिनल रिलैक्सेशन टेक्निक कहते हैं। दूसरा जो है which is a psychological form of meditation, mindfulness skills, कि भाई तुम mindfulness breathing में you're breathing and you're counting your breath from 1 in and out till 4 and then you start again. So mindful breathing can help you to relax and to be mindful of where you are present. अगर आप अपने आप को ये कहना शुरू कर दें कि भाई सेल्फ टॉक कि भाई प्रेजेंट मोमेंट इज द बेस्ट मोमेंट, और प्रेजेंट मोमेंट ही है जो मैं कंट्रोल अभी कर सकती हूँ और मैनेज, और मेरे को प्रेजेंट मोमेंट को ही कंट्रोल करना है, ना मैं फ्यूचर का सोचूं ना मैं पास्ट का सोचूं, तो लाइफ बड़ी अच्छी बीत सकती है विदाउट एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ओके, सो पैनिक अटैक्स क्या होता है और इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? पैनिक अटैक्स इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ एंजाइटी, कि जब एंजाइटी को आपने कोप नहीं किया, जब आपको पता कि या तो अवेयरनेस ही नहीं हुई या आपको पता भी चल गया फिर भी आपने इग्नोर किया, तो वो लेवल इतना ज्यादा हाई आ जाता है कि ब्रीदिंग हाइपरवेंटिलेशन हो जाती है, शेकीनेस हो जाती है, एंड दैट्स द पैनिक अटैक। और वो हाइपरवेंटिलेशन से क्या होता है, आदमी फेंट भी हो जाता है, पास आउट भी हो जाता है कभी कभी। तो जब तुम एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर रहे और it leads to extreme case which is a panic attack. Okay, so what is smiling depression? ये मैंने टर्म बहुत पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है आपने? Smiling depression. Smiling depression is that कि कहते हैं ना कि मैंने एक बारी कपिल शर्मा शो देखा था, तो उसमें वो क्या कोई वो ग्रोवर ही है ना जो बड़ा अच्छा एक्टर है, ग्रोवर आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर। ग्रोवर ही है वो, मेरा भी ग्रोवर है लास्ट नेम इसलिए मेरे को पता है। तो वो उस पे एक कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था कि जो लोग हंसते हैं ऊपर से
अंदर कितने गम उन्होंने छुपाए हुए हैं कि Exactly. आप अंदाजा नहीं कर सकते, राइट? कि दैट इज व्हाट इज नोन एज स्माइलिंग डिप्रेशन, कि तुम ऊपर से तुम दूसरों को खुश करी जा रहे हो और तुम स्माइल कर रहे हो, ऊपर से तुम शो नहीं कर रहे, बट अंदर तुमने क्या छुपा रखा है, कितने गम अंदर तुमने छुपा रखे हैं, राइट? वो तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। और वो काम थेरेपिस्ट का है कि Exactly. भाई एक अंदर से थेरेप्यूटिक रिलेशन, यस, टू डिग इन, वो काम हमारा है कि वो कैसे डिग इन करना है। जैसे एक सर्जन जो है वो काट के सर्जरी करके तुम सबको तुम्हें ठीक करता है, हमारा काम है, क्योंकि माइंड की हम डायसेक्शन नहीं कर सकते, और जब तक हमें माइंड प्लेट में नहीं आएगा कि भाई वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, हम ट्रीट कैसे करेंगे? Exactly. ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि ओसीडी क्या है? बहुत वैसे वास्ट टॉपिक है ये, बट नॉर्मली ओसीडी का मेंटल हेल्थ से क्या लेना देना है, और ये कितना इफेक्ट कर सकता है, कितना बुरा हो सकता है? क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके की ओसीडीज होती है, कुछ को मतलब सफाई करने की होती है, कुछ कुछ ज्यादा ही सोचते रहते हैं, मतलब ये किस तरीके से हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है? ओसीडी पहले DSM-4 में, और पहले वो एक पार्ट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर ही माना जाता था। अब उसको DSM-5 जो डायग्नोस्टिक या ICD-10 में हमने उसको सेपरेट कर दिया कि ओसीडी इज, आप ठीक कह रही हैं कि एक तो वो सफाई करने का होता है, कुछ क्लीन और कुछ चीजें लाइन में होनी चाहिए, राइट? क्योंकि हम उसके साथ हम ये भी ऐड कर देते हैं कि भाई अगर लाइन में चीजें नहीं रखेंगे, पिछली बारी लाइन में चीजें नहीं थी तो मैं घर से भाग गई थी, मेरा पैर स्प्रेन हो गया था, राइट? हम लिंक बना देते हैं, राइट? दैट इज वेरी लाइक पार्ट ऑफ ओसीडी कि भाई वो वी लिंक इट, क्योंकि अगर एक बार इंसिडेंट हो गया तो हम फिर उसके बाद डर डर के जीना शुरू कर देते हैं। तो ओसीडी इज पार्ट ऑफ योर अवॉइडिंग एनी डिजास्टर टू हैपन, कि फियर ऑफ कि भी कुछ गलत हो जाएगा। और ओसीडी एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म भी है एंजाइटी का, राइट? अगर आपको एंजाइटी है तो यू यूज इट एज अ कोपिंग मैकेनिज्म। कि लोग कहे हैं कि वो 10 बारी गैस चेक करेंगे जाने से पहले कि बंद है, राइट? और कंपल्सिव, और फिर वैलिडेशन भी साथ में आती है। आई डिडंट वांटेड टू एडवर्टाइज माय सेल्फ हियर, बट मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर सुमित ग्रोवर का, उसमें मैंने ओसीडी की एक चेस्ट के साथ मिला के बड़ी अच्छी वीडियो उस पे पब्लिश की हुई है। यू शुड सी दैट वीडियो, बड़ी अच्छी, इट्स चेकमेट। और बाकी मेरी एंजाइटी पे भी 2-3 वीडियोस हैं। एक है डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी, बीइंग स्ट्रेस्ड आउट एंड बर्नड आउट एंड डिप्रेशन, कि ये अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि बर्नआउट क्या होता है? बर्नआउट होता है जब हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, हमारा एक एक मिनट हमारा डिवाइड हुआ है और हम लोग बर्नआउट हो चुके हैं, राइट? टोटल बिकॉज ऑफ रूटीन, दैट इज बर्नआउट। एंजाइटी इज लिटिल डिफरेंट। एंजाइटी इज कि तो फियर ऑफ वर्स्ट हैपनिंग, ओवरथिंकिंग कि ये गलत होगा, मैं इसको कंट्रोल कर लूं, कि प्रॉब्लम अभी दरवाजे पे आई नहीं और तुमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शुरू कर दिया। ओके, दैट इज एंजाइटी। अब मैं कुछ सीरियस क्वेश्चंस करूंगी, जैसे कि अभी पता नहीं आपने ये सुना होगा कि नहीं, अभी इंडिया में एक आफ्ताब नाम का लड़का था जिसने श्रद्धा वॉकर मर्डर केस था। तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड थी उसकी वो, और ये लोग अच्छे रिलेशनशिप में थे, मे बी टॉक्सिक होगा। देन उसने उसको मारा, मर्डर के बाद उसके 35 या 40 टुकड़े किए, एंड देन हर रोज वो जाके ड्रॉप आउट करता था। एंड देन जब वो पकड़ा गया तो टेस्टिमनी जब उसकी करवाई गई तो ही वॉज वेरी काम, ही एक्सेप्टेड कि हाँ मैंने किया। व्हाट काइंड ऑफ मेंटल सिचुएशन एंड किस एक्सट्रीम लेवल पे आप पहुंच जाते हो? लाइक आप देखेंगे कि आजकल इन्फेंट के रेप जो केसेस आते हैं, छोटी छोटी जो 9 महीने की 8 महीने की, ऐसे कोई केसेस आपके पास आए हैं मतलब अलग से, या फिर ऐसे केस स्टडीज को आप कैसे देखते हैं? पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ये जो एक्सट्रीम केस होते हैं, इनको तुम साइकोसिस और न्यूरोसिस में फर्क होता है। न्यूरोसिस होती है एंजाइटी, डिप्रेशन, राइट? साइकोसिस इज एक्सट्रीम, डिल्यूजनल, बीच में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी इंटरवीन हो जाते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी। जैसे कि आपने सुना होगा हिटलर,
Who was Hitler? हिटलर ने कितने नाजीज को, ज्यूज को मारा है, राइट? तो वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, राइट? जिसमें कि तुम एम्पैथी नहीं है, एम्पैथी नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों का इलाज पॉसिबल है? Very tough one. It's a very tough call. It's ये जो है ना कि not being remorseful on your act, कि भी तुमने मर्डर कर दिए और उस लड़की के इतने टुकड़े करके तुम कर रहे हो और तुम कोर्ट में ऐसे ब्लैंक फ्लैट इमोशंस के साथ खड़े हुए हो, राइट? कोई रिमोर्स नहीं है। ये एक्सट्रीम केस है। ऐसे केसेस के लिए आई थिंक थेरेपी और मेडिसिन से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल, मेंटल इंस्टीट्यूशनल में होना ही उनके लिए ठीक है। इट्स अ बिग वन, इट्स अ वेरी बिग वन। लाइक अगर मेरी किसी फ्रेंड या मेरे घर में कोई डिप्रेस्ड है एंड आई एम सीइंग इट, और हर कोई जैसे प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए केपेबल नहीं होता इंडिया में, स्पेशली ना इतना लाइक बहुत महंगा भी होता है और बहुत लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बहुत लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है तो वो नहीं जाते हैं। बट जैसे अगर मैं देख रही हूँ कि मेरी कोई फ्रेंड या मेरी कोई कॉलीग ऐसे डिप्रेस्ड है, व्हाट शुड आई डू? मतलब जो सामने वाला देख रहा है उसको क्या करना चाहिए उसके लिए? सबसे पहले तो उसको थोड़ा सा टैक्टफुली आप कन्विंस करो कि मैं तेरी फ्रेंड हूँ और तेरे को पता है ना कि भाई, मैं पहले तो एम्पैथी दिखानी पड़ेगी कि सिंपैथी से ज्यादा एम्पैथी। सिंपैथी में है वो बेचारी के साथ ये हो गया, बेचारी की उसको जरूरत नहीं है, उसको एम्पैथी की है, अंडरस्टैंडिंग की है। उससे बात करो कि ये सिचुएशनल है, कि क्या कुछ रीजन तुम्हें बता रही है या नहीं। फिर उसको कन्विंस करो कि तुम काउंसलर के पास चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, राइट? किसी ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा सब कुछ, और मैं बाहर बैठ जाऊंगी, तुम अंदर जाके बात कर लेना। थोड़ा सा कन्विंस करके, टैकल करके, यू हैव टू टेक देम टू अ प्रोफेशनल, राइट? प्रोफेशनल्स जितने भी इंडिया में भी, दे आर सच हाईली एजुकेटेड साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट देयर इन एवरी सिटी, इन एवरी टाउन। ओके मैंने बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज देखी थी जिसमें ऐसे थे कि कुछ क्लाइंट्स, उनके जो पेशेंट्स थे वो इतने डिप्रेस थे, क्योंकि मतलब फिर उसको क्या बोलेंगे, मतलब जो पेशेंट आया उसको अपनी बहन से ही सेक्स थॉट आया और वो इतना गिल्ट में था, उसके बाद से फिर वो डिप्रेशन में चला गया एंड देन दे कॉल्ड इट कि ये एक ओसीडी है। इज दैट ट्रू? मैं वही इट्स अ कंपल्सिव थॉट, ओसीडी। और वो क्या होता है, ओसीडी का होता ही ऐसे है, दे आर नॉट क्रिमिनल्स। वो ओसीडी कि वो थॉट आया और फिर वो गिल्ट में चला गया और वो थोड़ी देर बाद वो दोबारा से वो थॉट को लेके आएंगे और वैलिडेट करेंगे जाके साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, कि मैं ठीक हूं ना, मैं परवर्ट तो नहीं हूं ना, मैं सेक्स ऑफेंडर तो नहीं हूं ना, डर डर के। लाइक वो उसको वैलिडेशन के लिए अपने साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को फोन ही करते रहते हैं सारा टाइम, या उनके पास ही जाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दिस इज एन ओसीडी। सो मैम, जैसे यूएस के स्टूडेंट्स का तो पता नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि इंडिया में ऐसे बहुत केसेस रिसेंटली आए और अभी बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं, 12th 10th के बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, अभी लंबे टाइम तक चलेगा इनके लाइफ। जस्ट वांट टू इंटरप्ट यू, मैं ऑनलाइन इवन इंडियंस के भी स्टूडेंट्स और इंडियंस को भी मैं ट्रीट करती हूँ ऑनलाइन। दैट्स इट। तो फिर आपको तो पता ही होगा कि किस तरीके से इनमें फिर ये अफेक्ट करता है। और रिसेंटली ऐसे बहुत केसेस हमने देखे हैं जहाँ जो ऐसे बच्चे होते हैं वो डिप्रेशन में आके या तो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, रिजल्ट से पैनिक हो जाते एकदम से, या फिर एग्जाम से नहीं देते वो। तो आपको क्या लगता है कि व्हाई इज दिस हैपनिंग? व्हाट इज द मेन रीजन? रीजन आउट है, नंबर वन, फर्स्टली रीजन यहाँ ये है कि अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई जब हो जाती हैं सर्टेन क्लास में पहुंच के, और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इंडिया में आप देखो ना, पॉपुलेशन ज्यादा है, सीट्स कम है। इंडिया में 90s, 98, 99, जब मैं स्कूल में थी, मैं 1980s में स्कूल में थी, मैंने 1988 में स्कूल कंप्लीट किया है। हमारे टाइम में 75, 76 तक आ जाते थे तो हम बहुत खुश
खुश हो जाते थे 65, 69, 70, 75। अब 99.8, और अगर 99.8 से भी 99.7 आ गया तो बच्चे को डिप्रेशन हो जाता है इंडिया में कि भाई मेरा एक पॉइंट कैसे कम आ गया, और मेरे इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतनी ज्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं पेरेंट्स का नाम तो नहीं लेती, बट पेरेंट्स की भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं अपने बच्चों से। तो इतना जब तुम प्रेशर डाल रहे हो किसी चीज पे, उनको पेडिस्टल में तुम खड़े कर रहे हो उनको, बच्चों को, बच्चे खुद अपने आप को एक पेडिस्टल पे खड़े कर रहे हैं। तो जब उनको लगता है कि नहीं हमारा डाउनफॉल होने लगा है और मेरे मार्क्स इस बार कम आएंगे, मेरी तैयारी नहीं ठीक हुई, तो वो डिप्रेशन में, ऑब्वियसली डिप्रेशन और एंजाइटी में जाते हैं। अच्छा, ओके। तो फिर ऐसे डिप्रेशन से बचने के लिए, मतलब एग्जाम से पहले की तो बात नहीं करूंगी, मैं नॉर्मली बात करूंगी कि जो बच्चे होते हैं स्कूल्स में होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके पेरेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए एटलीस्ट। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि इंडिया में खास करके कि एक डिप्रेशन को होना और एंजाइटी को होना स्टिग्मा नहीं मानना चाहिए। इट इज नॉट अ स्टिग्मा, ये एक फिजिकल इलनेस की तरह ही है, जैसे कि स्टोन हो गया, फीवर हो गया, कोई और कोई फिजिकल हो गई इलनेस, तो इट इज जस्ट लाइक अ फिजिकल इलनेस। तो पहले तो इसको स्टिग्मा लेना छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात कि ये सोचना है कि डिप्रेशन में तो है नहीं, अभी डॉक्टर पे जाने की जरूरत है नहीं है। काउंसलिंग इज समथिंग विच शुड बी अ परमानेंट थिंग। मतलब काउंसलिंग एक ऐसी, मैं तो कहती हूँ हर स्कूल में एक, आजकल तो है स्कूल्स में स्कूल काउंसलर्स हैं, लाइक कितने बुलिंग के केसेस आते हैं, कितने जेंडर डिफरेंसेस के केसेस आते हैं, पर स्कूल काउंसलर्स उनको डील कर रही हैं। लाइक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे एकेडमिक एजुकेशनल के लिए ओपन स्कूल, ओपन सिस्टम करते हैं कि भाई तुम्हें आगे क्या करना है अगर तुम 10th ग्रेड में हो। बट थोड़ा सा एक तरह का क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भी अगर अपॉइंटमेंट हो जाए हर स्कूल में, राइट, काउंसलिंग परमानेंट कर दी जाए एक तरह की। और नॉट ओनली दिस, काउंसलिंग शुड आल्सो बी मेड वन ऑफ द मैंडेटरी सब्जेक्ट for the students, so that, because what is the treatment of psychology, treatment psychology की क्या होती है? awareness, 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 सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस। अगर तुम माइंडफुल हो कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो, अगर तुम उसको डिग इन करो, और अगर तुम अपने आप को अवेयरनेस पॉज करो कि नहीं मैं ना थोड़ा ठीक नहीं हूँ, या मैं थोड़ा आजकल ठीक नहीं हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही मैं इसमें पढ़ाई में घुसे जा रही हूँ, मैंने बाकी जिंदगी अपनी बिल्कुल साइड पे बंद कर दी है, तो इससे तो मेरे को लोनलीनेस हो जाएगी और डिप्रेशन हो जाएगा। अगर सेल्फ अवेयरनेस भी आ जाएगी तो बीमारी का ज्यादा वो सुइसाइड वाले लेवल तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा, वन मोर थिंग, आप क्योंकि यूएस में आपका एक्सपीरियंस है, तो आप ऐसा क्या देखती हैं यूएस में जो इंडिया में होना चाहिए कि इस लेवल में हमें ये चीजें करनी चाहिए तो शायद रिजल्ट थोड़ा बेटर आए? श्योर श्योर, अभी हम गवर्नमेंट का रोल तो बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट सिस्टम, द सिस्टम नीड्स टू बी मैन्यूवर्ड। इंडिया में जो सिस्टम है उसको थोड़ा ठीक करना। एक तरफ तो देखो ना कि आप डिप्रेशन, एंजाइटी को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ही, साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही, और मेडिसिन लेना साइकेट्रिक इतनी बड़ी बात बन जाती है इंडिया में, एक तरह का स्टिग्मा हो जाता है। और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट भी और सिस्टम भी नहीं कुछ ऐसा क्रिएट हुआ, तो ये दोनों चीजें हिट कर रही हैं। तो वहां पे ट्रीटमेंट है, वहां पे तो अवेयरनेस ही नहीं कॉज हो रही, करेक्ट। तो ट्रीटमेंट तो बड़ी दूर की बात है। और यही नहीं कि आई थिंक जो मेन डिफरेंस है कि यूएस का और जो इंडिया का स्कूल्स का सिस्टम डिफरेंट है, जो कि यूएस में इतना प्रेशर नहीं है। यूएस में आप नहीं देखोगे कि स्टूडेंट्स इतने बड़े बड़े बस्ते उठा के लेके जा रहे हैं। वहां पे तो स्कूल में ही होमवर्क हो जाता है, थोड़ी बड़ी बुक्स जो हैं वो घर के लिए होती हैं। तो स्कूल इज मोर एनवायरनमेंट टू स्टडी, एंड होम इज द बैलेंस्ड एनवायरनमेंट। कि घर में ऐसा नहीं है कि घर में तुम 24 घंटे पढ़ते रहो। यहाँ पे तो तुम्हें अगर मेडिकल में जाना है या आईटी में जाना है तो तुम 9th और 10th में तो तुम शुरू हो जाते हो कितने घंटे, 12 घंटे पढ़ोगी तब जाके तुम्हारी एडमिशन होगी। यहाँ पे कोई ऐसा इतना प्रेशर नहीं है यहाँ पे कि 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है।
या एग्जैक्टली तो इसके लिए आप कोई ऐसे टिप्स देना चाहेंगे जो हमारे ऑडियंस में होंगे, उनके बच्चे होंगे, ऐसे पेरेंट्स होंगे, तो उनको कोई ऐसा टिप्स देना चाहेंगे? कि उनको एक तो सबसे पहले कि पहले तो अपने बच्चे से पूछो कि उसका पैशन किस चीज में है, कि वो मोटिवेशन उसका और पैशन वो क्या बनना चाहता है और क्या पढ़ना चाहता है और क्या करना चाहता है, वो बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट किसमें है, वोकेशनल, यहाँ पे आई थिंक इंडिया में मैंने पीछे सुना था कि वोकेशनल एजुकेशन है और इवन वोकेशनल टेस्टिंग भी होती है। लाइक तुम टेस्ट करते हो कि किस चीज में एप्टीट्यूड या किस चीज में कैपेबिलिटी जो है वो स्टूडेंट की या बच्चे की वो अच्छी है। तो सबसे पहले तो मोटिवेशन और इंटरेस्ट और पैशन के हिसाब से चलो, कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का कि भी 95 स्कोर आना चाहिए, 98 स्कोर आना चाहिए और लाइक पढ़ाई करनी है और इतनी ज्यादा पढ़ाई करनी है कि पढ़ाई के बिना कुछ हो नहीं सकता। नहीं, मैं बड़ी इंटरेस्टिंगली आपको बात बताऊंगी कि जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज हैं, बिल गेट्स जैसी, माइक्रोसॉफ्ट जिसने आईटी का जो हम है, बिल गेट्स कितने एजुकेटेड हैं वो, आपने कभी फाइंड आउट किया? आप स्टैटिस्टिक और हिस्ट्री में जाइए। डॉक्टर सुमित, अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें इसे रैप अप करना है, मैं फटाफट 2 क्वेश्चन करूंगी आपसे एंड देन वी विल एंड दिस। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हैप्पी हार्मोन्स कैसे बढ़ाएं, और दूसरा सवाल ये है कि हम कौन सी गलतियां करते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू यू, कि आज की जनरेशन में हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ हमारी ज्यादा फ्लक्चुएटेड हो गया अब रिसेंट डेज में, अभी के कुछ टाइम में। मैं एज फार एज हैप्पी हार्मोन्स की जो बात करूं, राइट, देयर आर नो हैप्पी हार्मोन्स। हैप्पीनेस वो एक बात है ना, एक कि भाई कि मेरे अंदर मेरे खुदा है, मेरे अंदर भगवान है, तो मैं मंदिर क्यों जाऊं, राइट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हैप्पीनेस को बाहर खोजने की कोशिश करते हैं। हैप्पीनेस इज अनदर वर्ड ऑफ बीइंग पीसफुल, कंटेंटमेंट। जो आदमी कंटेंटेड है, अपनी सिचुएशन से कंटेंटेड है, जो कॉम्प्रोमाइज भी कर रहा है थोड़ी पॉइंट पे, जो बैलेंस क्रिएट करके रख रहा है, वो ऑटोमेटिकली उसके हार्मोन्स जो है वो हैप्पीनेस के आएंगे, करेक्ट। दूसरी बात हैप्पीनेस का ये है कि नेगेटिविटी से दूर रहो। आजकल की जनरेशन की भी ये प्रॉब्लम है कि नेगेटिविटी, कि वो क्या करते हैं कि अपनी नेगेटिविटी दूसरों को दे देते हैं, लाइक अ डिजीज, लाइक कोविड पैरासाइट, राइट। अपनी नेगेटिविटी दूसरों को देते हैं और खुद खुश हो जाते हैं, राइट। और वो आगे अपनी नेगेटिविटी अगले बंदे को देता है, अगले इंसान को देता है और वो खुद खुश हो जाता है। तो ये नेगेटिविटी जो पासिंग वाली बात है ना, डोंट अट्रैक्ट नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल को, नेगेटिविटी को अपने से दूर रखो, बैलेंस क्रिएट करके रखो। हैप्पीनेस इज अनदर वर्ड ऑफ बैलेंस। It's okay. As far as you are not unhappy, you are okay. We should believe in okay, right? Not happiness or unhappiness. Okay is a better word, क्योंकि happiness feeling है। हैप्पीनेस आएगी, अनहैप्पीनेस आएगी, प्रॉब्लम आएगी, सॉल्यूशन भी आएगा। इट कैरीज ऑन, इट क्रिएट्स द बैलेंस इन द एंड। जनरेशन की जो आपने क्वेश्चन पूछा है, यस, प्रेजेंट जनरेशन का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी। सारा टाइम तुम अगर फोन में, कन्वर्सेशन ही नहीं हो रही, फैमिलीज बैठी हुई हैं, टीवी का शो चल रहा है, यू आर ऑन द फोन, राइट। 2-3 साल की उम्र में से तुम अपने फोन पे हो, राइट, आईफोन्स पे हो। दिस इज समथिंग व्हिच दे नीड टू स्टॉप, टू हैव अ कनेक्शन। दे आर हैविंग अ कनेक्शन विद द टेक्नोलॉजी, with the smartphone. They need to have connection with human beings. That is the main problem with the present generation, but it is great. I hope कि मैं आपके questions का जवाब दे पाई। Yeah, sure. Actually, we loved it and I love this conversation. Thank you so much. And I hope कि हमारी जो audience है उसके भी बहुत काम आएगी ये जो questions थे, क्योंकि ये बहुत sensible, बहुत easy, but बहुत complicated subject है। कॉम्प्लिकेटेड तो है, लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड एंड लाइफ इज सिंपल ऑल्सो। आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रास्ता चूज करना है, राइट। ओके, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी, इट वाज ग्रेट टू कम अक्रॉस यू। ओके, हैव अ गुड वन, बाय बाय। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर।
इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।